Hi, hello, good morning. My name is Sia Vijit Sahu and I welcome you all to this revision lecture. तो भाई लोग आज अपने रिवाइज करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सबसे पहले आ जाता है आपका चार्जिंग सेक्शन। अब ये चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है सर? ये चार्जिंग सेक्शन में ना एक लिस्ट ऑफ इनकम दे रखा है। दिस लिस्ट ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अब सर ये एक बार ये लिस्ट ऑफ इनकम डिस्कस कर लेते हैं। क्या दे रखा है ये लिस्ट ऑफ इनकम में? सबसे पहला दे रखा है आपका डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम्स, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। इसको हम इन शॉर्ट में सट्टेबाजी वाला इनकम कहते हैं। तो सट्टेबाजी वाला इनकम भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट इज नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। अगर कोई ऑनलाइन गेम से आपको नेट विनिंग होता है, ये ड्रीम 11, माई सर्कल 11, वहां से अगर आपको कोई भी विनिंग होता है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन, एनहांस्ड कंपेंसेशन। आपको ये जो कंपेंसेशन एंड एनहांस्ड कंपेंसेशन मिल रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो अपने कैपिटल गेन चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इस कंपेंसेशन या फिर एनहांस्ड कंपेंसेशन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एडवांस forfeited ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने वाले थे, उसके लिए आप एडवांस भी ले रखे थे, बट ड्यू टू सम रीजन ट्रांजेक्शन हो नहीं पाता और जो एडवांस आप ले रखे थे उसको आप फॉरफिट कर देते हैं। इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट इज योर गिफ्ट, सेक्शन 56 to 10। अगर आपको गिफ्ट मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। compensation or other payment due to or received by any person in connection with termination of his employment, modification of terms and conditions। तो अगर आपके एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन होता है या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है और उसके चलते आपको कोई भी कंपेंसेशन मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट सर ये तो सैलरी में भी टैक्सेबल होने वाला था। हाँ बिल्कुल, ये सैलरी में तब टैक्सेबल होगा इफ देर इज ए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप अभी तक केम इनटू एग्जिस्टेंस नहीं आया है, इन दैट केस आपको जो भी कंपेंसेशन मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लास में एग्जांपल के साथ समझे थे भाई। नेक्स्ट, सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग amount allotted by way of bonus under LIP, that is your life insurance policy, other than ULIP। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है और वो मैच्योरिटी के चलते आपको कोई भी पैसा मिलता है, इन दैट केस दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बट अदर देन यूलिप। अब ये जो यूलिप है, दिस कॉन्सेप्ट इज इन सीए फाइनल, एंड वैसे भी ये जो यूलिप है, यूलिप टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59, रेमिशन, सेसेशन ऑफ ट्रेड लाइबिलिटी, receipt of any amount in respect of loss or expenditure allowed as deduction in earlier previous year। सर ये तो सेम प्रोविजन हम पीजीबीपी में भी पढ़े थे। सर ये तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होने वाला था। डिपेंड करता है आज आपको जिस लॉस या फिर एक्सपेंडिचर का रिफंड मिल रहा है या फिर जिस ट्रेड लाइबिलिटी का रेमिशन और सेसेशन हो रहा है, आप इस लॉस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अगर पीजीबीपी हेड में क्लेम किए थे, इन दैट केस अब ये जो रेमिशन सेसेशन या फिर रिफंड हो रहा है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन अगर आप ये लॉस या फिर एक्सपेंडिचर का डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्लेम किए थे, इन दैट केस आज जब रेमिशन सेसेशन और रिफंड ऑफ दिस लॉस एंड एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो डिपेंड करता है आप लॉस और एक्सपेंडिचर का अर्लियर प्रीवियस ईयर में डिडक्शन कौन से हेड में लिए थे, कंसिडरिंग दैट remission, cessation or refund will be taxable under that head। I hope it is clear। Next, income chargeable under the head income from other sources if it is not chargeable under PGBP। कुछ ऐसे इनकम है अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होते, फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होने वाले हैं। लिस्ट है उसका, आगे देख लेंगे। Any income chargeable to tax under this act but not falling under any other head of income। बेसिकली ऐसा कोई इनकम जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल तो है बट वो किसी अदर हेड में फॉल नहीं हो रहा है, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, अब ये जो आपका हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके टैक्स रेट्स क्या है एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहला तो ये आ गया आपका सट्टेबाजी वाला इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एक्सेट्रा, गैम्बलिंग, बेटिंग आ गया। ओके, ये आपका सट्टेबाजी वाला इनकम। या फिर नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। ओके, बोथ दिस इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%, फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। इनको हम इंक्रीज करेंगे विथ सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है ये आप लोगों को मालूम है। फर्दर इसको आपको इंक्रीज करना है विथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो सट्टेबाजी वाला इनकम, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ये दोनों टैक्सेबल होने वाले हैं एट द रेट 30% प्लस सरचार्ज एज एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और जहां तक बात है आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सपेंडिचर, इसको आपने पढ़े थे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में इसको हम पढ़े थे अनएक्सप्लेन्ड इनकम के नाम से, बराबर, ब्लैक मनी। ओके, तो अब ये टैक्सेबल होता है एट द रेट 60% प्लस सरचार्ज, यहां पर सरचार्ज फिक्स रहता है 25% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, और यहां पर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है 78%। ये भी अपने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे। ओके, इन तीनों को छोड़ के भाई जो आपके अदर इनकम रहेगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ये टैक्सेबल होने वाला है नॉर्मल रेट पे। ये नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट, अब ये जो तीन है ना, ये तीन, एक तो आपका सट्टेबाजी, एक हो गया आपका ब्लैक मनी, और एक हो गया नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ये जो आपके तीन इनकम है, इनके अगेंस्ट में ना आप कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, आपको किसी भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलने वाले। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सट्टेबाजी वाला इनकम, सट्टेबाजी वाला इनकम, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स एंड योर ब्लैक मनी, उसके अगेंस्ट में किसी एक्सपेंडिचर का आप डिडक्शन नहीं ले सकते। चैप्टर 6A का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट अवेलेबल। बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल। सेटअप ऑफ लॉसेस इज नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम। ये जो इनकम है, इनके अगेंस्ट में आप लॉस भी सेटअप नहीं कर सकते। और वाइल अर्निंग दिस इनकम्स, ये आपका सट्टेबाजी वाला इनकम हो जाए, ये आपका सट्टेबाजी वाला इनकम हो, या फिर ये आपका नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ये इनकम कमाते वक्त अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, उस लॉस को भी आप ना कहीं सेटअप कर सकते हैं, ना आप कहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये अपने कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ये हो गया, चार चीजें यहां पर ध्यान रखने वाला। सबसे पहले कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं है। एंड कोई लॉस भी आप इन इनकम के अगेंस्ट में सेटअप नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। और जहां तक बात है आपके अदर इनकम्स का, जहां तक बात है आपके अदर इनकम्स का, अदर इनकम के अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये तीनों इनकम को छोड़ के, सट्टेबाजी, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स एंड ब्लैक मनी, इनको छोड़ के जो आपके अदर इनकम्स रहेगा, जो टैक्सेबल होते हैं आपके नॉर्मल रेट पे, स्लैब रेट पे, उनके अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 57। ओके, और ये सेक्शन 57 अपने चैप्टर के एंड में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके, और ऐसे भी कुछ डिडक्शन है जो आपको अलाउ नहीं होने वाले, वो सेक्शन 58 में दे रखा है। दोनों सेक्शन अपने लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका डिविडेंड इनकम। ऊपर जो हमने लिस्ट पढ़ा ना, अब लिस्ट, ये जो ऊपर का जो लिस्ट हमने पढ़ा, अब हर एक इनकम को अपने को डिटेल में भी डिस्कस करके चलने का है, ठीक है। देखो, सबसे पहला आ गया डिविडेंड इनकम। अब मैंने आपको बता रखा है डिविडेंड होता है 3 टाइप का। ओके सर, लॉ में तो 2 टाइप का पढ़े थे, इधर एक एक्स्ट्रा है, डीम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। सबसे पहला है आपका फाइनल डिविडेंड। व्हाट इज दिस फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड सर वो डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर होता है कंपनी के एजीएम में, दैट इज योर फाइनल डिविडेंड। नेक्स्ट इज योर इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम डिविडेंड क्या है? सर इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो डिक्लेयर होता है बिटवीन बोथ द एजीएम एंड डीम डिविडेंड। और डीम डिविडेंड क्या है वो तो आपने पढ़ा ही है, अभी रिवाइज कर लेंगे। ओके, अब बात है कि सर ये जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम। जहां तक बात है इंटरिम डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर। और जहां तक बात है डीम्ड डिविडेंड का, डीम्ड डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय द कंपनी, ठीक है। चलो, अब डीम्ड डिविडेंड क्या होता है एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं। भाई डीम्ड डिविडेंड में आते हैं टोटल आपके 6 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट डीम्ड एज डिविडेंड। तो अगर एक कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, एक कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमॉन्ग इट्स
shareholder, then it will be considered as a dividend up to the amount of accumulated profit whether capitalized or not. दोबारा रिपीट करता हूं, ये कंपनी है, कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है among its shareholders. In that case it will be considered as, it will be deemed as dividend up to the amount of accumulated profit whether capitalized or not. और जहां तक बात है सर अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यहां पर हम कितना लेने वाले हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट ऑन द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जिस दिन एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू था दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बट सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर्स और बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिवेंचर्स का, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स का टू द शेयर होल्डर्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी डीम्ड एज डिविडेंड अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. ठीक है, ध्यान रखना, डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकता है, एंड बोनस शेयर दिया जा रहा है ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी डीम्ड एज डिविडेंड. तो सर अगर बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है तो फिर सर क्या वो डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजन में कवर होगा? ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होने वाला, ध्यान रखना. ओके, अच्छा सर यहां पर अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच डिवेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स और बोनस शेयर. ओके, डिवेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट बोनस शेयर का जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी योर डीम्ड डिविडेंड, दैट विल बी योर डीम्ड डिविडेंड बट अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम कंपनी अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, इट विल बी डीम्ड एज डिविडेंड अप टू द अमाउंट ऑफ accumulated profit whether capitalized or not. ओके सर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होने वाला है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, कंपनी जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी डीम्ड एज डिविडेंड, दैट विल बी डीम्ड एज डिविडेंड अप टू द लिमिट ऑफ वेदर, अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल. अगर कंपनी का कैपिटल रिडक्शन होता है और वो कैपिटल रिडक्शन के चलते कंपनी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. और अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होने वाला है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट, एडवांस और लोन गिवन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर. भाई ये बहुत आईएमपी है. अगर ये 6 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है तो वो पॉइंट ई है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अदर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट पॉइंट ई से क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है. ओके, सो लोन और एडवांस गिवन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर. ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई ये समझना, ये वाला जो पॉइंट है ना ये सारे कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. इट इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो कंपनी जिसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, देखो, एनी पेमेंट by any company in which public is not substantially interested, ऐसा कंपनी जिसके ऊपर पब्लिक substantially interested नहीं है, दैट इज योर क्लोजली हेल्ड कंपनी, या फिर हम इसको इन शॉर्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कह सकते हैं. ओके, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांसेस. किसको वो लोन और एडवांस दे रहा है? लोन और एडवांसेस गिवन टू ए शेयर होल्डर. लोन और एडवांस किसको दिया जा रहा है भाई? एक शेयर होल्डर को दिया जा रहा है हैविंग शेयर्स not less than 10% of voting power. Means shareholder having shares 10% or more, not less than 10% of voting power. मतलब यहां पर जो शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स हैं दैट शेयर इज ऑफ 10% और मोर ऑफ टोटल शेयर कैपिटल. नेक्स्ट, लोन और एडवांस गिवन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी. इस बार ये क्लोजली हेल्ड कंपनी किसको लोन या फिर एडवांस दे रहा है? लोन और एडवांस गिवन टू ए कंसर्न इन व्हिच सच शेयर होल्डर हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. अब एक कंसर्न को लोन या फिर एडवांस दिया जा रहा है इन व्हिच सच शेयर होल्डर हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सच शेयर होल्डर? सच शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर. शेयर होल्डर हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर. जिस शेयर होल्डर को आप पॉइंट आई में लोन दे रहे थे ना, अब आप ऐसे एक कंसर्न को लोन दे रहे हैं जिसमें ये पॉइंट आई वाले शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. ओके, दूसरा,
loan or advance given by a closely held company to a person on behalf of such shareholder. What is the meaning of shareholder? Shareholder described in point I. Okay, तो अब आप ऐसे एक पर्सन को लोन या फिर एडवांस दे रहे हैं. Purpose of this loan or advance is you are giving this loan or advance on behalf of such shareholder having 10% or more voting power. In this case, all these loans and advances will be considered as deemed dividend up to the amount of accumulated profit. सर इधर लिखा है up to the amount of accumulated profit. Whether capitalized or not वाला वर्डिंग यूज नहीं किया है, ध्यान रखना भाई. इधर लिखा है सिर्फ accumulated profit. ओके, ऊपर के जो 4 पॉइंट थे हर जगह लिखा था accumulated profit whether capitalized or not. ओके, तो वहां पर अपने ये करते थे कि लेट सपोज अगर किसी प्रॉफिट को हम यूज किए हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, उसको भी हम इंक्लूड करते थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड करते थे. बट इधर लिखा है ओनली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो अगर प्रॉफिट का कोई पार्ट हमने यूज किया है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, क्या उसको हम यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं. आई होप इट इज क्लियर. क्लास में एग्जाम्पल के साथ समझे थे भाई, ठीक है. सो अब सर accumulated up to the amount of accumulated profit it will be considered as deemed dividend. बट बात है कि सर deemed dividend बनेगा किसके हाथ में? ये deemed dividend taxable होगा किसके हाथ में? ओके, अगर लोन्स या फिर एडवांसेस दिया गया है ऐसे शेयर होल्डर्स को having 10% or more voting power, in that case deemed dividend will be taxable in the hand of that shareholder. अगर लोन या फिर एडवांस दिया गया है ऐसे कंसर्न को जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दैट केस डीम्ड डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दैट कंसर्न. अगर लोन या फिर एडवांस दिया गया है ऐसे एक पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ दैट शेयर होल्डर, इन दैट केस डीम्ड डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दैट शेयर होल्डर ओनली. ठीक है, पॉइंट आई एंड 3i के लिए डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होने वाला है शेयर होल्डर के हाथ में, बट पॉइंट 2i वाले केस में डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ दैट कंसर्न. ये ध्यान रखना. एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड? दैट इज अमाउंट ऑफ लोन बट सब्जेक्ट टू बट लिमिटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. लिमिटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ओके, ठीक. नेक्स्ट. अब सर यहां पर कुछ की नोट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है भाई. क्या है ये की नोट्स? सबसे पहले ये जो ऊपर के जो कंडीशंस है ना, ऊपर के सर क्या कंडीशंस है? सबसे पहला जो आपका शेयर होल्डर है, जो आपका शेयर होल्डर है जिसको आप लोन या फिर एडवांस दे रहे हो, शुड हैव 10% और मोर वोटिंग पावर. आपका एक ये कंडीशन है. तो ये सब कंडीशन सर आपको चेक कब करना है? ये कंडीशंस आपको चेक करना है ऑन द डेट ऑन विच लोन और एडवांस इज गिवन. ओके, जिस दिन लोन या फिर एडवांस दिया जा रहा है उस दिन आपको ये एवब मेंशन्ड कंडीशन चेक करना है. अगर एवब मेंशन्ड कंडीशन कंप्लाई हो रहा है इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड. अच्छा, और एक कंडीशन था वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला भी कंडीशन था, वो भी आपको चेक करना है ऑन द डेट ऑफ लोन और एडवांस गिवन. नेक्स्ट. अच्छा सर, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट आया कहाँ था? यहाँ पर आया था आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट. आप लोन दे रहे हो ऐसे कंसर्न को जिसमें आपके शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? Substantial interest means at least 20% of profit sharing और 20% of voting power of the company. अगर पार्टनरशिप वाला केस है तो अपने को प्रॉफिट शेयरिंग देखना है, अगर कंपनी वाला केस है तो अपने को वोटिंग पावर देखना है. ठीक है, तो अगर हमारे शेयर होल्डर का उस कंसर्न में 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग है, 20% और मोर वोटिंग पावर है, देन वी विल कंसिडर दैट आवर शेयर होल्डर हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओवर दैट कंसर्न. और आप उस कंसर्न को जो भी लोन्स एंड एडवांस दे रहे हैं इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड. नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, ओनली एप्लीकेबल टू क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. डिस्कस्ड. Subsequent payment of loan, charge of interest at market rate does not make any difference in applicability of section 222E. आप अगर ये बोल रहे हो सर हम ये जो लोन या फिर एडवांस दिए हैं ना, हमारे शेयर होल्डर को दिए हैं, कंसर्न को दिए हैं या फिर एनी अदर पर्सन को दिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, सर ये लोन का ना फ्यूचर में रिपेमेंट भी होने वाला है, हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करने वाले हैं. मैटर नहीं करता भाई, मैटर नहीं करता. अगर एवब कंडीशंस कंप्लाई हो रहे हैं इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड. बट कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है. क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहले अगर ये जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है ना, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जो लोन दे रहा है, अगर लोन देना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इफ गिविंग दिस लोन इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दैट केस deemed dividend provision will not be applicable if loan is granted in ordinary course of business. okay, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जो लोन दिया है, लोन देना इस क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल नॉट बी एप्लीकेबल. दूसरा, सर ये जो एडवांस दिया गया है ना, इट इज ए ट्रेड एडवांस.
ओके अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जो ये एडवांस दे रखा है, दिस एडवांस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एडवांस। ये जो एडवांस दिया गया है सर, ये बिजनेस पर्पस के लिए एडवांस दिया गया है। अगेन अगर ये ट्रेड एडवांस है, प्रोविजंस ऑफ डीम्ड डिविडेंड विल नॉट बी एप्लीकेबल। आई होप इट इज क्लियर। दो एक्सेप्शंस भाई, सबसे पहले अगर लोन दिया गया है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लोन देना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। दूसरा, ये जो एडवांस दिया गया है ये एक बिजनेस पर्पस एडवांस है, इन दैट केस डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। तो अगर एक डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करता है और उस बायबैक के टाइम जो भी अमाउंट शेयर होल्डर को मिलता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड ऑफ दैट शेयर होल्डर। ओके, इट मीन्स लेट सपोज मैं ए लिमिटेड विच इज अ डोमेस्टिक कंपनी में ए लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीदा था, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 50,000। ओके, ए लिमिटेड के मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 50,000। ओके, अब क्या होता है ना, आपका प्रीवियस ईयर 25-26 में ये ए लिमिटेड ये सारे शेयर्स का बायबैक कर लेता है और उसके बदले मुझे ए लिमिटेड से मिलता है 80,000 रुपया। दिस 80,000 विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। सर डीम्ड डिविडेंड हो गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन सर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या? और वैसे भी सर यहाँ पर अगर शेयर्स का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो सर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो सर एक बार कैपिटल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, गेन इधर आएगा नहीं, इधर लॉस ही आएगा। और सर ये जो कैपिटल लॉस है ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, वो डिपेंड करता है शेयर्स के पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर। ओके, तो जो अपना कैपिटल लॉस आएगा दैट विल बी एफबीओसी लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर एफबीओसी कितना होने वाला है? 80,000। नहीं भाई, 80,000 एफबीओसी नहीं होगा, 80,000 तो टैक्सेबल हो गया एज डीम्ड डिविडेंड। एफबीओसी होने वाला है 0। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? 50,000। इन दैट केस व्हाट विल बी योर कैपिटल लॉस? 50,000। क्लास में क्वेश्चन भी किए थे, क्लास में स्टडी मटेरियल का एक एग्जांपल भी किए थे, प्लीज एक बार उसको देख लेना फॉर मोर क्लैरिटी। सो इन दिस केस 80,000 आपका टैक्सेबल होगा एज डीम्ड डिविडेंड, एंड ये जो 50,000 है इट विल बी योर कैपिटल लॉस। कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर। ओके, चलो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर बाय ए फॉरेन कंपनी। ऊपर था बायबैक ऑफ शेयर्स बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स बायबैक करता है और शेयर होल्डर को कुछ पैसा मिलता है, वो तो बन जाएगा तुम्हारा डीम्ड डिविडेंड। लेकिन अगर एक फॉरेन कंपनी शेयर्स बायबैक करता है, इन दैट केस आपका कैपिटल गेन ही आने वाला है भाई, नो डीम्ड डिविडेंड। व्हाट विल बी द कैपिटल गेन? बायबैक के टाइम जो भी पैसा तुम्हें मिला लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट विल बी योर कैपिटल गेन। ओके, ठीक है। फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। ये जो 4 पॉइंट थे इनको हम कभी भी डिविडेंड नहीं मानने वाले, ध्यान रखना। any distribution made in accordance with point C and point D in respect of any preference share। सबसे पहले तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी में था क्या? सर पॉइंट सी था लिक्विडेशन वाला पॉइंट, पॉइंट डी था आपका कैपिटल रिडक्शन वाला पॉइंट। तो अगर लिक्विडेशन के टाइम या फिर कैपिटल रिडक्शन के टाइम कंपनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है among its प्रिफरेंस शेयर होल्डर, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। उसको हम डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करने वाले। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अप टू 30 सितंबर 2024। क्लास में मैंने ये लाइन कटवा दिया था क्योंकि अब ये आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द शेयर होल्डर्स ऑन डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी। तो अगर डीमर्जर के टाइम जो आपका रिजल्टिंग कंपनी फॉर्म होता है ना, अगर रिजल्टिंग कंपनी कोई शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी व्हिच इज सेट अप अगेंस्ट लोन व्हिच हैज बीन डीम्ड एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। इट मींस लेट सपोज एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एक कंपनी, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने एक शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर वोटिंग पावर है उसको एक लोन दिया था, 1 लाख रुपए का लोन दिया था, बराबर। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दिया था 1 लाख रुपए का। ओके, अच्छा, कल को एक डिविडेंड पे करना था इस कंपनी को, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे करना था। ऑब्वियस सी बात है कंपनी डिविडेंड तो पे करेगा ही अपने शेयर होल्डर को। डिविडेंड का अमाउंट आता है 50,000। ओके, कंपनी पहले शेयर होल्डर को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने वाला है 50,000 रुपए का, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलता है, भाई शेयर होल्डर तेरे को हमने लोन दिया था 1 लाख रुपए का, ओके, ये 1 लाख रुपया तेरे को वापस करने का है हमें, ओके, अब हम तुझे डिविडेंड देना चाहते हैं 50,000 रुपए का। तो एक काम करना, इसको अपने नेट में तू अपने को 50,000 रुपया पे कर देना।
मतलब हम यहाँ पर क्या किए भाई, जो अपना डिविडेंड वाला अमाउंट था ना उसको हम लोन वाले अमाउंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। इन दैट केस भाई तुम इस 1 लाख रुपए को तो ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड मान चुके होगे अंडर सेक्शन 222E। इन दैट केस ये जो 50,000 रुपए का एक्चुअल डिविडेंड जो ये लोन के साथ एडजस्ट हो रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड एनीमोर। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, ये जो 1 लाख रुपए का लोन है, ये 1 लाख रुपए का लोन कौन किसको दिया था? कंपनी, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये 1 लाख रुपए का लोन दिया था। तो ये 1 लाख रुपए का लोन तो ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड बन गया होगा अंडर सेक्शन 222E। ओके, अब तुम इस लोन के साथ अगर कोई एक्चुअल डिविडेंड को सेट ऑफ कर रहे हो, इन दैट केस दिस एक्चुअल डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड फॉर टैक्सेशन पर्पस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट इज योर कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के बारे में तो सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। कैजुअल इनकम बेसिकली योर सट्टेबाजी वाला इनकम टैक्सेबल होता है @30%। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन। ये जो कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। कंपेंसेशन, एनहांस्ड कंपेंसेशन भी टैक्सेबल होता था रिसीट बेसिस में, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी आपका टैक्सेबल होने वाला है इन द ईयर ऑफ रिसीट, ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। ये रिसीट बेसिस में ही टैक्सेबल होने वाला है। ओके नेक्स्ट, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहां पर सर एक डेट अपने को याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1 अप्रैल 2014। अगर इससे पहले बिफोर 1 अप्रैल 2014 अगर आपका एडवांस फॉरफिट हो रखा है, इन दैट केस आपको इस एडवांस को रिड्यूस करना है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपका एडवांस फॉरफिट हो रखा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, इन दैट केस that advance will be taxable under the head income from other sources. No need to reduce it from cost of acquisition. I hope it is clear. next आ जाता है भाई अपना योर LIP. ओके, मैच्योरिटी ऑफ LIP। अब मैच्योरिटी ऑफ LIP क्या कहता है? सबसे पहले यहां पर अपने को देखना पड़ेगा सर डेट ऑफ इशू क्या है। ओके, डेट ऑफ इशू इज इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हारा पॉलिसी इशू किया गया है अप टू 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003 तक अगर तुम्हारा पॉलिसी इशू कर दिया गया है, इन दैट केस मैच्योरिटी के टाइम जो भी पैसा मिलेगा इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, अगर पॉलिसी इशू किया गया है बिटवीन 1 अप्रैल 2003 टू 31 मार्च 2012, अगर तुम्हारा पॉलिसी इशू किया गया है बिटवीन 1 अप्रैल 2003 से लेके 31 मार्च 2012, इन दैट केस मैच्योरिटी के टाइम जो भी पैसा मिलेगा ना वो एग्जेम्प्ट होगा, बट सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज योर एनुअल प्रीमियम शुड बी अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। जो भी आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो ना, इट शुड बी अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। ओके, अगर तुम्हारा पॉलिसी इशू किया गया है बिटवीन 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013, इन दैट केस मैच्योरिटी के टाइम आपको जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बट सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, जो आपका एनुअल प्रीमियम है ना इट शुड बी अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जो आपका एनुअल प्रीमियम है इट शुड बी अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। लेकिन अगर आपका पॉलिसी इशू किया गया है बिटवीन 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2023, इन दैट केस जो भी पैसा आपको मिलने वाला है ऑन मैच्योरिटी इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ योर एनुअल प्रीमियम इज अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड इन केस ऑफ जनरल इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर पॉलिसी लिया गया है एक डिसेबल पर्सन के लिए, या फिर पॉलिसी लिया गया है ऐसे एक पर्सन के लिए जो सफर कर रहा है फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेस, इन दैट केस मैच्योरिटी विल बी एग्जेम्प्ट इफ एनुअल प्रीमियम इज अप टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड। इसका मतलब सर यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो ये बोल रहे हैं अगर तुम पॉलिसी ले रखे हो एक डिसेबल पर्सन के लिए या फिर ऐसे एक पर्सन के लिए हु इज सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेस, इन दैट केस अगर आपका एनुअल प्रीमियम इज अप टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर भी हम तुम्हारे LIP के मैच्योरिटी को एग्जेम्प्ट कर देंगे। सो डिसेबल पर्सन एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेस, उनके लिए ये जो परसेंटेज है इसको 10% से 15% बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। देखो यहां पर 15%, 10% वाला कंडीशन एज इट इज एप्लीकेबल है, एंड यहां पर आ गया एंड और एक कंडीशन वो ऐड किए, और एक कंडीशन वो ऐड किए हैं दैट जो आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो ना, ओके, फॉर ऑल दोज पॉलिसीज जिनका एनुअल प्रीमियम का सम इज अप टू 5 लाख, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर ऑल दोज पॉलिसीज, फॉर ऑल दोज LIPs जिनका एनुअल
प्रीमियम का सम अप टू 5 लाख से वो सब एग्जेम्प्ट है, वो सब एग्जेम्प्ट है। ओके, एंड जो अदर्स रह गए दैट इज टैक्सेबल। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, सबसे पहले वो पॉलिसीज जिनको तुम इशू कर रहे हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। सर क्या यहां पर 15% और वो 10% वाला कंडीशन है? हाँ भाई, वो कंडीशन तो है, उसके साथ साथ आपको और एक कंडीशन भी कंप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज फॉर ऑल दोज LIP, ऑल दोज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिनका एनुअल प्रीमियम का सम इज अप टू 5 lakhs, वो सब तो आपके एग्जेम्प्ट कैटेगरीज में रहेंगे। एंड फॉर अदर LIPs, दोज LIPs मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। ठीक है, इट मीन्स सर सबसे पहले तो अपने को 10% 15% वाला कंडीशन देखना पड़ेगा, एंड बीच में एंड दे रखा है, उसके बाद अपने को ये 5 lakhs वाला कंडीशन देखना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको इनफ एग्जांपल्स दे रखा है और हमने क्लास में प्रैक्टिस भी किया था, तो एक बार देख लेना। ओके, तो यहां पर आपको 2 कंडीशंस चेक करना रहता है अगर आपका पॉलिसी इशू हो रखा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। 10% 15% वाला दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल होगा। जनरल केस है तो 10%, अगर आपका डिसेबल या फिर पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेस तो फिर वो 15% वाला केस होगा। इन दोनों में से कोई एक, एंड 5 lakhs वाला कंडीशन आपको चेक करके चलना है। ओके, ठीक है, चलो अभी ये जो 5 lakhs वाला लिमिट आप चेक करेंगे ना, 5 lakhs वाला लिमिट चेक करेंगे ना, दैट इज योर एनुअल प्रीमियम, सम ऑफ एनुअल प्रीमियम शुड बी अप टू 5 lakhs, इन दैट केस ऑल दोस पॉलिसीज विल बी एग्जेम्प्ट। तो ये जो 5 lakhs वाला लिमिट आप चेक करेंगे, while calculating the limit of 5 lakhs, premium on policy issued before 1 April 2023 shall not be taken into consideration। वो पॉलिसीज जो इशू हो रखे हैं बिफोर 1 अप्रैल 2023, दैट इज पॉलिसीज इशूड अप टू 31 मार्च 2023 शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, अच्छा और भी 2 चीजें जो आपको कंसिडर नहीं करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस लिमिट ऑफ 5 lakhs। सबसे पहले जीएसटी कंपोनेंट, जीएसटी कंपोनेंट। ओके, तो LIP का जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें अगर आपका कोई जीएसटी कंपोनेंट है प्रीमियम में, अगर आप कोई जीएसटी भी पे कर रहे हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस लिमिट ऑफ 5 lakhs। पहला। दूसरा, अगर आप कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखें जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं है, इट इज कंप्लीटली ए इंश्योरेंस ओनली, इट्स ए फुल इंश्योरेंस। मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एनी प्रीमियम पेड फॉर टर्म लाइफ इंश्योरेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द लिमिट ऑफ दिस 5 lakhs। ओके, प्रीमियम फॉर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो फिर ये जो आपका 5 lakhs वाला लिमिट है ना, इसमें 3 चीजें अपने को कंसिडर नहीं करना। सबसे पहले, प्रीमियम पेड फॉर दोज पॉलिसीज व्हिच हैज बीन इशूड अप टू 31 मार्च 2023, पहला। दूसरा, नेक्स्ट इज जीएसटी कंपोनेंट। अगर प्रीमियम में कोई जीएसटी कंपोनेंट है, इन दैट केस उसको भी आपको कंसिडर नहीं करना है। एंड लास्ट इज प्रीमियम पेड फॉर टर्म लाइफ इंश्योरेंस को भी आपको कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, और एक चीज, अगर LIP का मैच्योरिटी होता है ड्यू टू द डेथ ऑफ द पर्सन फॉर विच LIP वॉज टेकन, जिसके लिए आपने LIP ले रखा है उसका डेथ हो गया और इसीलिए आपके LIP का मैच्योरिटी होता है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन ऑफ 10%, 15%, 20% और 5 lakhs। कुछ नहीं देखना भाई, अगर डेथ वाला केस है LIP आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ओके, चलो ये 2 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए भाई। ओके सर, अगर LIP अपना टैक्सेबल होता है तो फिर सर उसको टैक्सेबल करेंगे कैसे? लेट सपोज मेरा एक LIP वो टैक्सेबल होता है, ऊपर की जो कंडीशन है वो कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाता तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर टैक्सेबल हो रहा है, LIP के मैच्योरिटी पे मुझे मिला 5 लाख रुपया, LIP के मैच्योरिटी में मुझे मिला 5 लाख रुपया, ठीक है। ओके, LIP के मैच्योरिटी में 5 लाख रुपया मिला, प्रीमियम मैंने पे किया था 3 लाख रुपया। ओके, अब देखा जाए तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए 2 लाख रुपया नेट फिगर, बट अगर ये जो प्रीमियम आपने पे किया है, अगर इस प्रीमियम का आपने डिडक्शन 80C में ले रखा है, जितने प्रीमियम का डिडक्शन आपने 80C में ले रखा है वो आपको यहां से लेस करना रहता है। लेट सपोज मैंने प्रीमियम पे किया है 3 लाख रुपए का, आउट ऑफ दिस पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज मैंने 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया था 80C में। इन दैट केस अब मैं 5 लाख से 3 लाख लेस नहीं करूंगा, मैं 5 लाख से लेस करूंगा 3 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज ओनली 1 लाख। 5 लाख से 1 लाख लेस करने के बाद आपका जो नेट फिगर आ रहा है 4 lakhs विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द SSC। तो बेसिकली वो प्रीमियम अमाउंट जिसका डिडक्शन आप ऑलरेडी 80
सी में क्लेम कर रखे हैं उसका डिडक्शन आपको नहीं लेना है वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल अमाउंट फॉर ए मैच्योर्ड एलआईपी। ओके नेक्स्ट। अच्छा हमने पढ़े थे ना दैट देर आर सम इनकम जो टैक्सेबल होने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर टैक्सेबल नहीं होता पीजीबीपी में। ओके देख लो भाई उसका क्या लिस्ट दे रखा है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ओके अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है तो ठीक बात है, अगर नहीं होता तो फिर इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट्स और फर्नीचर। अगर आप प्लांट्स एंड मशीनरी फर्नीचर रेंट में देते हैं और वहां से आपको कोई रेंटल इनकम आता है, अगर आप उसको पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं तो ठीक है, अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। और अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग is inseparable from letting out of machinery, plants and furniture, then income from such letting out will be taxable under the head PGBP। और अगर ये PGBP में टैक्सेबल नहीं होता ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सर इसको कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। हाँ भाई इसको अपने पढ़े इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कॉम्पोजिट रेंट वाला जो सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कॉम्पोजिट रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला पार्ट अपने पढ़े थे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कॉम्पोजिट रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पर हम ये पढ़े थे, दो कॉन्सेप्ट था, एक था सेपरेबल इनसेपरेबल। तो अगर ये इनसेपरेबल वाला पार्ट है ना, इनसेपरेबल वाला पार्ट या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। ओके तो ये वही है। सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी। सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है और आपको कोई पैसा मिलता है ये भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके बट जब ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है ना वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो रिसीव कौन कर रहा है। अब अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है और उसको रिसीव कर रहा है एम्प्लॉयर इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है और उसको रिसीव करता है एम्प्लॉई इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है और उसको रिसीव करता है ऐसा एक पर्सन who is not a employee of the organization, in that case such maturity will be taxable under the head income from other sources। I hope it is clear। Compensation or any other payment received in connection with termination of his एम्प्लॉयमेंट, ये तो मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है तो अगर हमारे एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन होता है या फिर एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका मॉडिफिकेशन होता है और उसके चलते अपने को कोई कंपेंसेशन मिलता है इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एक्स्टैब्लिश हो रखा है इन दैट केस टैक्सेबल होने वाला है सैलरी में। बट जब आपको ये कंपेंसेशन मिल रहा है, जब ये टर्मिनेशन या फिर मॉडिफिकेशन हुआ, तब तक अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एक्स्टैब्लिश नहीं हुआ था इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आ गया गिफ्ट। भाई अगर गिफ्ट अपने को मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय को गिफ्ट मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, इट इज टैक्सेबल। बट देयर इज एग्जम्पशन अप टू 5,000 तक एग्जम्पशन है। अगर 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है, लेट सपोज एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है 20,000 रुपए का गिफ्ट मिलता है, इन दैट केस 15,000 विल बी टैक्सेबल एंड 5,000 आपका एग्जेम्प्ट होगा। ओके जस्ट ए सेकेंड। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ तो ये था कि भाई अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है देन इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय बट देयर इज एग्जेम्पशन ऑफ 5,000। तो अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है 20,000 रुपए का, इन दैट केस 5,000 तो आपके एग्जेम्प्ट है, जो रिमेनिंग 50,000 है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। ये अपने पढ़े थे सैलरी वाले चैप्टर में। ओके ठीक है नेक्स्ट। अगर
बिजनेस और प्रोफेशन के टाइम किसी बिजनेसमैन को या फिर किसी प्रोफेशनल को कोई गिफ्ट बेनिफिट या फिर परक्यूजिट मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये भी हमने पीजीबीपी वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर और कोई गिफ्ट मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, देखो अब ये क्या कहता है। सबसे पहले अगर तुम्हें मनी मिल रहा है, मनी गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा, पैसा कैश, मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन, इन दैट केस इफ द एग्रीगेट मनी एक्सीड्स 50,000 देन होल मनी शैल बी टैक्सेबल। भाई यहां पर दो चीजें ध्यान रखने वाली है, एक एग्रीगेट और एक होल। इट मीन्स यहां पर है भाई मिस्टर ए, मिस्टर ए को पैसा गिफ्ट में मिल रहा है मिस्टर बी से एंड मिस्टर सी से। मिस्टर बी देता है 30,000 रुपया, मिस्टर सी देता है 30,000 रुपया। तो मुझे ये दोनों ट्रांजेक्शन को एग्रीगेट करके देखना है या सेपरेट देखना है? एग्रीगेट करके देखना है, बिकॉज वर्ड हैज बीन यूज्ड एग्रीगेट। तो यहां पर मिस्टर ए को टोटल जो कैश गिफ्ट मिला है दैट इज एग्रीगेट 60,000 which exceeds your limit of 50,000, hence this entire 60,000 will be taxable in the hand of Mr. A। Mr. A के हाथ में ये entire 60,000 taxable होने वाला है, because word has been used whole amount। होल अमाउंट टैक्सेबल होगा, पूरा 60,000 यहां पर टैक्सेबल होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि 60,000 है तो सर 50,000 काट के सिर्फ 10,000 टैक्सेबल करेंगे, नहीं, होल अमाउंट पूरा 60,000 टैक्सेबल होने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दिया जा रहा है, सर व्हाट इज दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ओके, लैंड, बिल्डिंग अगर गिफ्ट में दिया जा रहा है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट केस विदाउट कंसिडरेशन। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, इन दैट केस इफ प्रॉपर्टीज एसटीवी एक्सीड्स 50,000 देन एंटायर एसटीवी शैल बी टैक्सेबल। एंटायर एसटीवी आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। ध्यान रखना भाई, यहां पर एग्रीगेट वाला वर्ड यूज नहीं किया है। इट मीन्स, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, इधर है मिस्टर ए, इधर है आपका मिस्टर बी, इधर है आपका मिस्टर सी, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर बी एक लैंड गिफ्ट करता है मिस्टर ए को जिसका एसटीवी है 30,000। ओके, मिस्टर सी एक लैंड गिफ्ट करता है मिस्टर ए को जिसका एसटीवी है 30,000। तो सर क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को मैं एग्रीगेट करके देखूंगा और बोलूंगा सर 50,000 का लिमिट एक्सीड हो गया? नहीं, यहां पर ट्रांजेक्शन्स को एग्रीगेट नहीं करना, ट्रांजेक्शन्स को हम सेपरेट ही देखेंगे। बी जो लैंड गिफ्ट किया है मिस्टर ए को, उसका एसडीबी कितना है? 30,000 है, बिलो 50,000। इट मीन्स दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) एंड ये भी 56(2)(10) में टैक्सेबल नहीं होने वाला। मैं यहां पर एग्रीगेट नहीं करने वाला। चलो ये ध्यान रखना। यहां पर मैं हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट करके चेक करूंगा। तो अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया जा रहा है, अगर उसका एसटीवी एक्सीड करता है 50,000, इन दैट केस एंटायर एसटीवी शैल बी टैक्सेबल। ध्यान रखना, अगेन एंटायर एसटीवी टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, ये तुम्हें विदाउट कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया जा रहा है। सर व्हाट इज दिस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? जिसका जितना उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे कम में तुम्हें मिल रहा है। जितना उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे कम में तुम्हें वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो फिर सर वहां पर क्या होने वाला है? इफ प्रॉपर्टीज एसटीवी लेस कंसिडरेशन एक्सीड्स 50,000 and STV is more than 110% of consideration, then difference between STV and consideration shall be taxable। भाई यहां पर आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले STV एंड कंसिडरेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना, STV एंड कंसिडरेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना, इट शुड एक्सीड 50,000, पहला। दूसरा, STV should be more than 110% of consideration। STV should be more than 110% of consideration। In that case, STV less consideration will be your gift taxable under section 56(2)(10)। ओके, नेक्स्ट, अगर तुम्हें मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दिया जा रहा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया जा रहा है, इन दैट केस एग्रीगेट एफएमबी एक्सीड्स 50,000 देन एंटायर एफएमबी शैल बी टैक्सेबल। अब बोलो, दोबारा वर्ड यूज कर दिया एग्रीगेट, तो क्या यहां पर मैं दो ट्रांजेक्शन्स को एग्रीगेट करके चेक करूंगा? बिल्कुल एग्रीगेट करके चेक करूंगा, और अगर वो एक्सीड करता है लिमिट ऑफ 50,000 देन एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। इफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इफ एग्रीगेट ऑफ एफएमबी लेस कंसिडरेशन। ओके, तो एफएमबी लेस कंसिडरेशन का मैं यहां पर एग्रीगेट करने वाला हूं। इफ दैट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स 50,000
then difference between FMB and consideration shall be taxable. Difference between FMB and consideration shall be taxable as gift under section 56 to 10. अब बात यह है कि सर आप जो एसटीबी का बात कर रहे थे, सर एसटीबी अपने को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना है या फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना है? भाई एज डिस्कस्ड इन चैप्टर कैपिटल गेन. ओके ठीक है. अच्छा सर यहाँ पर जो आपने बात किया मूवेबल प्रॉपर्टीज का, सर मूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टीज में आता है आपका शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट. इनके अलावा सर अगर और कोई प्रॉपर्टी हम गिफ्ट में दे रहे हैं, अगर और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हम गिफ्ट में दे रहे हैं, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10. एक बार देख लेते हैं एग्जांपल. लेट सपोज तुम किसी को कार गिफ्ट कर रहे हो, आईफोन गिफ्ट कर रहे हो, टीवी, फर्नीचर, वॉच गिफ्ट कर रहे हो, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10 इवन उनका फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड करता है आपके 50,000 के लिमिट को, बिकॉज ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर ही नहीं हो रहे हैं. ओके ध्यान रखना. नेक्स्ट, दिस गिफ्ट प्रोविजन अंडर 56 to 10 शैल नॉट एप्लीकेबल इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम. अगर आपको गिफ्ट इन लोगों से मिल रखा है या फिर इन सिचुएशंस में आपको गिफ्ट मिल रखा है, दैट गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10. देखो सबसे पहला, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है अपने रिलेटिव से, अगर गिफ्ट रिसीव हो रहा है फ्रॉम रिलेटिव, इन दैट केस दैट गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10. सर अब ये रिलेटिव का डेफिनेशन क्या होता है? फटाफट नीचे आओ देख लेते हैं भाई. सबसे पहला रिलेटिव, एक इंडिविजुअल के लिए उसके रिलेटिव्स कौन होंगे? स्पाउस. ओके नेक्स्ट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के भाई बहन. नेक्स्ट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, उस इंडिविजुअल के स्पाउस के भाई बहन, मतलब रिलेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो ये होंगे मेरे साला साली. ओके नेक्स्ट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के भाई बहन, मतलब मेरे फादर के, मेरे पापा के भाई बहन. मेरे पापा के भाई बहन मीन्स बड़े पापा, चाचा, या फिर बहन मीन्स बुआ. मेरे मम्मी के भाई बहन, मम्मी के भाई बहन मीन्स मम्मी के भाई, वो होंगे मामा जी. मम्मी की बहन वो होंगी मौसी जी. ओके, तो वो भी मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे. नेक्स्ट, लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल. अच्छा, मेरे लीनियन असेंडेंट मीन्स मेरे मम्मी पापा, दादाजी दादी जी. लीनियन डिसेंडेंट मीन्स मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, दैट पोता पोती. ओके नेक्स्ट, लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. भाई देखो, इंडिविजुअल के जो डिसेंडेंट होंगे उसके स्पाउस के डिसेंडेंट सेम ही होंगे. हाँ ऐसा होता है. नेक्स्ट इज योर लीनियन असेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. स्पाउस के लीनियन असेंडेंट मीन्स मेरे वाइफ के मम्मी पापा, मीन्स मेरे सास ससुर, या फिर मेरे वाइफ के दादाजी दादी जी अगर जिंदा है तो वो भी मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे. नेक्स्ट, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट I to 6. ये ऊपर जितने भी लोगों का हमने बात किया ना, उनके स्पाउस भी तुम्हारे रिलेटिव बनेंगे. मतलब सर हमने बात किया था मामा, तो मामी भी आएगी. मौसी का बात किया था तो मौसा भी आएंगे. हमने बात किया था सर बड़े पापा, तो बड़ी मम्मी भी आएगी. चाचा तो चाची भी आएंगी. सर हमने बात किया था बुआ, तो फूफा भी आएगा. अब नेक्स्ट था सर हमने बात किया था भाई, भाई है तो भाभी भी आएगी. बहन है तो जीजा भी आएगा. तो वो सब भी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आने वाले हैं. दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. और अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10. ध्यान रखना है. ओके अच्छा, और हाँ ये रह गया. अगर एक एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन होता है? उसके मेंबर्स. ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का मैरिज है और उस वक्त अगर उसे कोई भी गिफ्ट मिलता है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ओके, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस या फिर विल में आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल. कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ. ओके, कोई अपने लास्ट मोमेंट में, अपने लास्ट टाइम में आपको कुछ गिफ्ट कर जाता है, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल. एनी गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, नॉट टैक्सेबल. ओके, एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन. अगर इन ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें गिफ्ट मिलता है, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10. एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA एंड 12AB. ओके, तो अगर आपको कोई ऐसे ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिलता है जो रजिस्टर हो रखा है 12AA या फिर 12AB में, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10. गिफ्ट रिसीव्ड बाय, यहां पर फ्रॉम नहीं लिखा, गिफ्ट रिसीव्ड बाय
मीन्स इन लोगों को गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अगर इन लोगों को गिफ्ट मिल रहा है, अगेन इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). बाय वे ऑफ ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। अच्छा, 47 में बहुत सारे ट्रांजेक्शन पड़े थे ना जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानते, ओके, तो वो वाला ट्रांजेक्शन पे जिसको गिफ्ट मिल रहा है that will not be taxable under section 56(2)(10). जिसको अगर कोई एसेट मिल रहा है without any consideration, that will not be taxable under section 56(2)(10). okay, from an individual by a trust created or established solely for the benefit of relative of individual। तो अगर एक इंडिविजुअल अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट करता है, एक इंडिविजुअल अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट करता है और उस ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है या फिर कोई कैश अमाउंट गिफ्ट करता है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). चलो, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, आपने एक प्रोविजन पढ़े थे ना, अगर हमें कोई कैपिटल एसेट मिला है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, अगर हमें कोई कैपिटल एसेट मिला है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इन दैट केस उस कैपिटल एसेट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, ये अपने कैपिटल गेन में डिस्कस किए थे, एंड उस कैपिटल एसेट का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग रहता है इक्वल टू पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ करंट ओनर प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर। बट ध्यान रखना, तुम्हें जो कैपिटल एसेट गिफ्ट में मिल रहा है ना, इफ दैट कैपिटल एसेट हैज बीन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10), तुम्हें जो कैपिटल एसेट मिला है एज गिफ्ट, अगर वो टैक्सेबल हो गया है एज टैक्सेबल हो गया है अंडर 56(2)(10), इन दैट केस उस कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होने वाला है फेयर मार्केट वैल्यू और एसटीबी व्हिच हैज बीन कंसिडर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर 56(2)(10). दोबारा रिपीट करता हूं भाई, तुम्हें अगर कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट में मिला है एंड इट हैज बीन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) एज गिफ्ट, इन दैट केस उस कैपिटल एसेट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एफएमबी और एसटीबी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गिफ्ट अमाउंट अंडर सेक्शन 56(2)(10). आई होप इट इज क्लियर। एंड जो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहने वाला है ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ओके, सो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका क्या होने वाला है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ करंट ओनर ओनली, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगर जो कैपिटल एसेट आपको इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट मिला है इट हैज बीन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). ओके, और ध्यान रखना 56(2)(10) तभी एप्लीकेबल होता है इफ द प्रॉपर्टी इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। जिसको आपने गिफ्ट दिया वो गिफ्ट को रिसीव किया है एज कैपिटल एसेट, ही हैज रिसीव्ड द गिफ्ट एज कैपिटल एसेट। अगर उसने गिफ्ट को रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल। रेसिडुअल इनकम, जो इनकम किसी अदर हेड में टैक्सेबल नहीं होता वो इसी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। ओके, डिडक्शंस फ्रॉम एबव इनकम, आपको इस हेड में कौन से डिडक्शंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ डिविडेंड, पर ध्यान रखना अदर देन डीम्ड डिविडेंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। सो डीम्ड डिविडेंड अराइजिंग फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर्स उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो आपके अदर डिविडेंड है उनका बात किया जा रहा है। और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तो अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट से आपको कोई इनकम हो रहा है या फिर यूटीआई के यूनिट से आपको कोई इनकम हो रहा है या फिर आपको डिविडेंड इनकम हो रहा है, वहां से आपको किस टाइप का डिडक्शन मिलने वाला है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सम इनकम। इस टाइप के डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हो रखा है उस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिलने वाला है। सर एक सेकंड, यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हुआ भाई? बहुत सिंपल सा बात है, आज अगर तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है इट मीन्स तुम एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए होगे, उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें पैसे का जरूरत पड़ा, वो पैसा तुम लोन में लेके आए थे, बराबर। अब उस लोन का जो तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अगेंस्ट सच डिविडेंड इनकम। ओके, बट मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना क्लेम कर सकते हैं? 20% ऑफ सच इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो जो आपका डिविडेंड इनकम है या फिर जो भी आपका इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम यूटीआई है, उसका 20% तक ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। किस चीज का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, any reasonable sum paid by way of commission remuneration to a banker
or any other person for the purpose of realizing such interest on securities on behalf of SSE। आप कोई सिक्योरिटीज खरीद रखे हैं और उस सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए, उन सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए आप कमीशन या फिर रेमुनरेशन पे करते हैं किसी को, दैट इज अलाउड एज डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट, where income is charged under this head is from letting on hire of machinery, plants, furniture with or without building। बेसिकली यहां पर आप रेंट में दे रहे हो प्लांट्स एंड मशीनरी, फर्नीचर आप रेंट में दे रहे हो, इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलने वाला है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ सच प्लांट्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस में कोई खर्चा किए हैं। प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ सच प्लांट्स एंड मशीनरी और फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन सच प्लांट्स एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ओके, तो अगर आप प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर रेंट में दे रहे हैं, इन दैट केस उन प्लांट्स एंड मशीनरी का रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर अगर कोई खर्चा होता है, अगर उन प्लांट्स एंड मशीनरी को आपने इंश्योर करा रखा है तो आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं वो खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन, ऑल दिस थ्री विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलता है, इन दैट केस डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इनकम, आपको एक फ्लैट डिडक्शन मिलने वाला है 50% का। ओके, इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट इज योर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो फैमिली पेंशन है उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलने वाला है 33.33% ऑफ अमाउंट, दैट इज योर पेंशन अमाउंट, और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर, 15,000 व्हिचएवर इज लोअर, इतना डिडक्शन आपको मिलने वाला है। फैमिली पेंशन जो टैक्सेबल होता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलने वाला है 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट, 33.33%, दैट इज 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट, और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर। बट ध्यान रखना, अगर आप न्यू रिजीम में है तो ये जो 15,000 है ये आपका 25,000 बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, दो टाइप के ऐसे फैमिली पेंशन रहते हैं ना जो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट रहते हैं। दो टाइप के ऐसे फैमिली पेंशन जो एसएससी के हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है। सबसे पहला, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ ए आर्म्ड फोर्स वेयर डेथ ऑफ सच मेंबर हैज ऑकर्ड इन कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटी। तो अगर कोई आर्म्ड फोर्स के इंडिविजुअल, आर्म्ड फोर्स के कोई मेंबर हैं जिनका डेथ हुआ है वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशनल ड्यूटी, उस वक्त अगर ऑपरेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अगर वो शहीद हुए हैं और उनके फैमिली को जो फैमिली पेंशन मिल रहा है, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ ए इंडिविजुअल हु हैड बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ओके, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसके डेथ के बाद उसके फैमिली को जो फैमिली पेंशन मिलता है, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ दैट इंडिविजुअल हैज बीन अवॉर्डेड बाय परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम, उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है। ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर जिसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहला, पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। आप कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट आपने डिडक्ट नहीं किया, अगेन उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। आप कोई पेमेंट कर रहे हैं चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, आप कोई सैलरी पेमेंट कर रहे हैं और ये सैलरी आप पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इन दैट केस आपको उस सैलरी अमाउंट का, उस सैलरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया in respect of such sum which is payable to a resident on which tax is deductible at source। okay, तो आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर टीडीएस आपने डिडक्ट तो किया बट उसको पे नहीं किया है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। दोबारा रिपीट करता हूं, आपने एक्सपेंडिचर किया, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट तो किया बट उसको पे नहीं किया है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। इन दैट केस 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। सिमिलर प्रोविजन अपने पीजीबीपी में भी पढ़े थे। ओके, अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं अपने रिलेटेड पार्टीज को, इन दैट केस सच एक्सपेंडिचर, सच पेमेंट शैल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट इट इज
एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल, अगर आप कोई एक्सेसिव या फिर अनरीजनेबल पेमेंट कर रहे हैं अपने रिलेटेड पार्टीज को, उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं मोर देन 10,000 और मोर देन 35,000 to a single person in a single day for a single transaction, in that case such payment will be disallowed. ओके, पेमेंट कर रहे हैं मोर देन 10,000 और मोर देन 35,000। 35,000 वाला लिमिट किसके लिए? ट्रांसपोर्टर के लिए। तो मोर देन 10,000 या फिर मोर देन 35,000 का आप पेमेंट कर रहे हैं टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन इन कैश, इन दैट केस दैट विल बी डिसअलाउड। ओके, अच्छा, अब कुछ सर्टेन इनकम्स थे ना जो आपके एग्जेम्प्ट थे। अब देखो किस टाइप के इनकम जो आपके एग्जेम्प्ट थे। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो उसके अगेंस्ट में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा 3,500 इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, 7,000 इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। इन दैट केस ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ऑन दिस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी एंड स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गैजेट। तो अगर बॉन्ड इश्यू कर रहा है लोकल अथॉरिटी या फिर स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी, इन बॉन्ड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अगेन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। Daily allowance, constituency allowance received by MP MLA shall be exempt in the hand of such SSC। तो अगर किसी MP या फिर MLA को डेली या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इनकम बाय ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट in a non-resident external account, that is your NRE account, in any bank in India would be exempt provided such individual is a person resident outside India as defined in FEMA 1999। दूसरा, such individual is a person who has been permitted by Reserve Bank of India to maintain such account। बहुत सिंपल सा बात वो कह रहा है भाई, अगर एनआरई अकाउंट है आपके पास, उस एनआरई अकाउंट से आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है सच इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट दो कंडीशंस आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले वो एनआरई अकाउंट जिस इंडिविजुअल का है ना, वो इंडिविजुअल एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर द फेमा एक्ट, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर द फेमा एक्ट। दूसरा, उस इंडिविजुअल के पास आरबीआई का परमिट होना चाहिए टू मेंटेन सच एनआरई अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी को कोई स्कॉलरशिप मिलता है अगेन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एनी अवार्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, आपको अवार्ड मिल रहा है कैश और काइंड में, कहां से मिल रहा है? इंस्टीट्यूटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लिटरेचर, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक वर्क एंड अदर रिवॉर्ड्स शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है भाई, अवार्ड मिल रहा है कैश और काइंड में, पब्लिक इंटरेस्ट में मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है या फिर एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कम्यूटेड पेंशन एक इंडिविजुअल को मिल रहा है, इंडिविजुअल को कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, लमसम पेंशन मिल रहा है, कहां से? फंड सेटअप्ड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया। तो फंड सेटअप्ड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया से अगर तुम्हें कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, लमसम पेंशन मिल रहा है, सर एलआईसी मेरे को पेंशन क्यों दे रहा है? क्योंकि आप एलआईसी का डिफर्ड एन्युटी प्लान खरीद रखे थे, आज वो आपको कम्यूटेड पेंशन दे रहा है, दैट कम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, कंपेंसेशन बाय ए इंडिविजुअल और हिज लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर हुआ है और उस डिजास्टर के बाद कोई कंपेंसेशन मिल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से आपको कोई कंपेंसेशन मिल रहा है आफ्टर अ डिजास्टर, सच कंपेंसेशन विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एसएससी। सो विद दिस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन खत्म हुआ। चलो, थैंक यू।